जी हाँ, आज से बिहार के तमाम जूनियर डॉक्टर स्टेपन बढ़ोतरी की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। आप समझ सकते हैं कि जब अस्पताल खास करके मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर जब हड़ताल पर जाते हैं तो पूरी तौर पर हेल्थ व्यवस्था चरमरा जाती है। कहने को कहते हैं कि सीनियर डॉक्टर हैं वो सारी चीज़ संभाल लेंगे, लेकिन संभलता नहीं है, क्योंकि 90% सीनियर डॉक्टर अस्पताल में तफरीह करने ही आते हैं। सारा मेडिकल कॉलेज का अस्पताल, चाहे पीएमसीएच हो, डीएमसीएच हो, भागलपुर हो, मैं गया हो, जो भी जहाँ बिहार के जो भी बड़े मेडिकल कॉलेज हैं उनके अस्पताल जूनियर डॉक्टर के सहारे ही चलता है, क्योंकि उन्हें सीखना रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को देखने के बाद उनका मनोबल बढ़ता है, उनका अनुभव बढ़ता है। तो हड़ताल पे क्यों है डॉक्टर? चलिए हम सीधे चलते हैं, जरा सुन तो लें कि डॉक्टर क्यों हड़ताल पे हैं, फिर हम अपने संवाददाताओं से भी बात करेंगे और पीएमसीएच के डॉक्टर क्यों हड़ताल पे हैं और स्टाइपेंड बढ़ोतरी को लेकर ये क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो जरा हम डॉक्टरों का क्या कहना है ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टाइपेंड बढ़ोतरी को लेकर। हमारे साथ गौतम इस वक्त जुड़ गए हैं। गौतम, डॉक्टर हड़ताल पे, जूनियर डॉक्टर, क्या उनकी क्या मांग है? देखिए, उनकी मांग है कि स्टाइपेंड में वृद्धि होनी चाहिए। जो उन्हें स्टाइपेंड अभी मिल रहा है, पहले साल में 50,000, दूसरे साल में 55 और तीसरे साल में 60,000 जो स्टाइपेंड होता है अभी जो सरकार उन्हें दे रही है वो भत्ता जो है वो बढ़ा दिया जाए। और ये भत्ता जो है आईजीएमएस में जो अभी मिल रहा है, जो वहाँ के काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर जो है, माफ कीजिएगा, जूनियर डॉक्टर जो है, उन्हें 75, 80 और 85 के करीब जो स्टाइपेंड मिल रहा है उस अनुसार उन्हें बढ़ाने की मांग की जा रही है। देखिए, उनकी मांग ये है कि 3 साल में राज्य सरकार ने सेवा शर्त में उन्हें लिखित रूप से दिया है कि 3 साल में जो है स्टाइपेंड में वृद्धि होगी। 2017 में जनवरी 2017 में उनके स्टाइपेंड में वृद्धि हुई थी, जिसके बाद 50, 55 और 60 का जो है ये स्टाइपेंड देने की जो शर्त पे अनुसार जो उन्हें स्टाइपेंड दिया जा रहा है। मगर अब जो है 3 साल जनवरी में ये जो है पूरा हो चुका है, मगर उसके बावजूद भी अभी तक स्टाइपेंड जो वृद्धि के लिए जो सरकार की तरफ से सेवा शर्त जो जूनियर डॉक्टर को दी गई है उसमें जो है वृद्धि नहीं की गई है। देखिए, अगस्त से लेकर अभी तक कई बार जूनियर डॉक्टरों की मुलाकात प्रधान सचिव के स्तर के अधिकारी से हो चुकी है स्वास्थ्य विभाग के, मगर अभी तक कोई आश्वासन जो है जो उन्हें इस चीज का दिलासा दिलाए कि उनका स्टाइपेंड बढ़कर मिलेगा, इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई, जिस कारण से आज वो जो है उन्होंने स्ट्राइक कर दिया है। और पूरे बिहार के जूनियर डॉक्टर जो सरकारी अस्पतालों में है, जिनके कंधों पर पूरा इलाज का जिम्मेदारी होती है, पीएमसीएच की अगर आंकड़े की बात करें तो 3 से 4 हजार के करीब जो है ऊपर ही मान के चला जाए, क्योंकि ठंड का समय है, कोविड का समय है, इलाज के लिए लोग पहुंचते हैं। तो इस दौरान जो कहा जाता है कि पूरे जिम्मेवारी इन जूनियर डॉक्टरों के ऊपर होती है। हर विभाग सर्जरी से लेकर जो जनरल फिजिशियन हो, इन तमाम जगहों पर ये बैठे दिखते हैं, मगर आज पीएमसीएच में कहीं भी ये डॉक्टर कार्य नहीं कर रहे हैं। जो जूनियर डॉक्टर काम पे लगे हुए हैं, मात्र कोविड से जुड़े हुए जो इलाज हो रहे हैं उसी के दौरान ही जो है जो इलाज का जो काम का होना है, बस उसके लिए ये काम कर रहे हैं। गौतम, सर्जरी हो जो कोविड वार्ड है, उस कोविड वार्ड में जो जिन जूनियर डॉक्टर की पोस्टिंग है, मतलब जिन्हें जिम्मेवारी दी गई है, वो काम पे है, बाकी सभी चीज पूरी तौर पर ठप है। उसका असर भी हड़ताल का दिख रहा है। चलिए, अब जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर क्यों है, जरा हम जूनियर डॉक्टर से ही समझना चाहते हैं कि जूनियर डॉक्टर का क्या कहना है, क्यों वो हड़ताल पे है। देखते हैं और सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में जो लोगों की संख्या है पीएमसीएच इलाज कराने के लिए पहुंची, इनके जिम्मेवार कंधों के साथ ही जो है यहाँ से स्वस्थ होकर लौटती है। हरिंदर जी, आप लोग आज क्या कुछ मांग हुई पूरे स्टाइपेंड को लेकर के पूरे बिहार के जूनियर डॉक्टर और पर है? क्या कुछ आप लोग मांगते हैं? स्टाइपेंड में किस तरह की वृद्धि चाहते हैं, क्या समस्या है? स्टाइपेंड में ये सरकार का किया हुआ वादा है, एक संकल्प है उनका कि हर 3 साल पे बढ़ोतरी होगी। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, ये रहा आपका 1/1/2017 को ये संकल्प निकला है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक 3 साल पे इसका रिवीजन होगा। यानी अभी जो स्टाइपेंड है वो कितना है और कितना चाहते हैं, कितनी? जैसे पीजी में 3 साल का कोर्स होता है तो प्रथम वर्ष 50,000 है, द्वितीय वर्ष 55 है, तृतीय वर्ष में 60 है
हम लोग का मांग है कि आईजीएमएस के तर्ज पर इसको 80, 85 और 90 हज़ार कर दिया जाए। और बिहार गवर्नमेंट ने भी 2017 में जो लास्ट टाइम इंक्रीमेंट किया था उसमें एक उनका संकल्प है कि हर एक 3 साल पर हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। उन्हीं के अकॉर्डिंग जनवरी 2020 से हम लोग का स्टाइपेंड में वृद्धि होना था, जो कि अभी तक पेंडिंग है। और इसको लेकर कई बार हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट गए हैं, सचिव से मिलने का कोशिश की, मुलाकात भी कई बार हुई है, लेकिन कई बार वो मिलने से मना कर दिए हैं। इस बार भी हम लोग 14 दिसंबर को गए थे, वो मिलना नहीं पसंद करते हम लोगों से, हम लोगों के मांगों को सुनते तक नहीं है। इसलिए लाचार होकर आज से हम लोग कार्य बहिष्कार पर चले गए, अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम लोग मानवता को देखते हुए कोविड ड्यूटी को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। जो भी डॉक्टर कोविड ड्यूटी में पोस्टेड है वो ड्यूटी करेंगे। कितने डॉक्टर आप लोग भी हैं, हड़ताल में सम्मिलित हैं, कितने रोजाना पेशेंट को आप लोग को देखना होता है? सभी विभाग, सर्जरी हो, तमाम जो जनरल हो, सभी डिपार्टमेंट को आप लोगों ने क्या? हम गायनी डिपार्टमेंट में है। हमारे मतलब डिपार्टमेंट में करीबन मतलब कि एडमिट जो हम लोग पेशेंट करते हैं, नॉर्मल लेबर कम से कम 20-30 दिन भर में हम लोग करते हैं, और उसके लिए आपको कंटिन्यूअसली ड्यूटी पे रहना पड़ता है। आप 1 मिनट भी अगर चाहे कि नहीं हम थोड़ी देर रेस्ट कर ले तो वैसा नहीं। अगर इमरजेंसी ड्यूटी पे है तो सुबह से शाम तक हमें चलते रहना है, दौड़ते रहना है और काम करना है अपना। और अगर ऑपरेशन है, सीरियस पेशेंट आ रही है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते थोड़ी देर के लिए भी अपना ड्यूटी छोड़ के कहीं जा रहे हैं। हमको वहाँ कंटिन्यूअसली रहना है, क्योंकि कब कोई भी सीरियस पेशेंट आ सकती है तो हमें उसका कोई अंदाजा नहीं होता है। आज आप लोगों ने जो काम का बहिष्कार किया, इसके जो काज इनके जगह पर कौन आज काम करेंगे? क्योंकि संख्या पीएमसीएच में जो लोगों की पहुंचती है 3-4 हजार के करीब आप बता रही हैं रोजाना, तो कैसे हो नहीं पाएगा? कैसे आप लोग के कंधों पे एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है? तो हमारे कंधों पे जो जिम्मेवारी है, सरकार को ये भी समझना चाहिए कि हम ऐसे ही नहीं चल रहा है हमारा घर, या फिर जो भी है, हम अगर काम कर रहे हैं तो कम से कम उसके हिसाब से हमारी सैलरी या स्टाइपेंड जो हमें मिलती है वो होनी चाहिए। और वो अभी हमारे काम के हिसाब से बहुत कम है। और 3 साल में हर साल जो मतलब 3 साल में बढ़ाने का वो चल रहा है, वो अभी तक बस पेपर वर्क हो रहा है, ऐसा कोई ऑफिस मतलब हम लोगों को मिल नहीं रहा है। इसलिए हम ये अनिश्चितकाल स्ट्राइक पे है। चलिए, अनिश्चितकाल स्ट्राइक पर हैं, और जो 3 साल पर रिवीजन होना चाहिए था, जो बढ़ना चाहिए था स्टाइपेंड, वो नहीं बढ़ा हुआ है। हरिंद्र जी थे जो इस पूरे को लीड कर रहे हैं। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पर है, और कोविड का समय, ठंड भी बहुत बढ़ी हुई है, तो मरीजों की संख्या अभी बढ़ जाती है। तो इस दौरान कितने दिनों तक की आपकी स्ट्राइक रहेगी? क्या कुछ आश्वासन अभी मिला गवर्नमेंट से? कोविड का ड्यूटी पहले की तरह अभी भी चल रहा है, ठीक है। कोविड कोई प्रभावित नहीं हुआ है, और हम लोग का डिमांड जब तक पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। कोई मांग आप लोगों ने रखा है गवर्नमेंट की तरफ से? कोई इस पर डॉक्टर सवाल स्टेपन का है, ये एक बड़ी बात है। जो डॉक्टर हड़ताल पे हैं स्टाइपेंड को लेकर, 2020 में उनका ड्यू है। वो चाहते हैं कि हमें सरकार की तरफ से ये भरोसा दिया जाए, और सरकार जिस तरह से कल्याणकारी योजनाओं में करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि इन डॉक्टरों के मांग पर भी विचार करनी चाहिए उन्हें, क्योंकि इन्हीं डॉक्टरों के सहारे कोविड वार्ड के छोड़िए, जितने भी बिहार में ट्रीटमेंट हो रहा है, इन्हीं जूनियर डॉक्टर के सहारे हो रहा है। ये एक सच्चाई है। चलिए, अब हम चलते हैं डीएमसीएच। पीएमसीएच का हाल आपने देख लिया, अब हम सीधे चलते हैं डीएमसीएच, जहां हमारे संवाददाता गिरीश मौजूद है। गिरीश, जूनियर डॉक्टर के हड़ताल का कितना प्रभाव डीएमसीएच में देखने को मिला है? जी देखिए, दरभंगा डीएमसीएच में जो जूनियर डॉक्टर हैं उनके स्ट्राइक पर जाने के बाद जो है स्थिति काफ़ी बद से बदतर हो गई। चूँकि इतना बड़ा अस्पताल है, कहे तो उत्तर बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल माना जा रहा है, जहाँ दूर दराज से लोग आते हैं, और साथ ही नेपाल के भी मरीज यहाँ प्रतिदिन आते हैं। लेकिन अचानक हड़ताल हो जाने के से यहाँ जो भर्ती मरीज हैं या जो मरीज दूर दराज से आए हुए हैं, उनको लेके काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। चूँकि जूनियर डॉक्टर की बदौलत ही इतना बड़ा अस्पताल जो है सो चलता है। लेकिन अचानक ये लोग कार्य बहिष्कार कर दिए हैं, और कार्य बहिष्कार करने के बाद जो है सो सीनियर डॉक्टर की वजह से भी सभी अस्पताल में कमी है। लेकिन अभी जो अधीक्षक ने जानकारी दी है, जो सीनियर डॉक्टर के बदौलत ही काम लिया जाएगा। लेकिन जितने जूनियर डॉक्टर स्ट्राइक पे गए हैं कार्य बहिष्कार करके, उतना सीनियर डॉक्टर भी नहीं है। लेकिन कुछ सीनियर डॉक्टर काम पे आए हुए हैं, और जूनियर डॉक्टर सभी लोग कार्य बहिष्कार करके इमरजेंसी के पास बैठे हुए हैं, और अपनी मांगों के जो है सो समर्थन में बैठे हुए हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दरभंगा से गिरीश मौजूद थे। गिरीश ने बताया कि किस तरीके से ये हालात हुए हैं। और हम बात अब किसान आंदोलन की करते हैं। जी हाँ, बिहार और झारखंड तमाम जगहों पर आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। इस मौके पर किसान जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं, उनके समर्थन में लोग उपवास पर बैठे हुए हैं।
और दिल्ली का रांची के उस गांधी मूर्ति के सामने ये उन्होंने उपवास रखा है। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप सीधे जुड़ रहे हैं रांची से, जरा उनसे हम जानना चाहते हैं कि उपवास पर बैठे लोगों का क्या कहना है। संदीप, अगर हमारी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही हो तो हम चाहेंगे कि उन किसानों से आप बात करिए, किसान नेताओं से बात करिए कि दिल्ली में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर इनकी क्या सोच है, साथ ही आज ये उपवास पर क्यों बैठे हैं। जी, आज किसान दिवस भी है और जिस तरह से किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में लगातार कह सकते हैं 22 से 25 दिन हो चला है और वे आंदोलनरत है और सिर्फ किसान या चाह रहे हैं कि उनकी जो उपज है या फिर जो उनके द्वारा जो खेती हो रही है उनका जो कीमत है उन तक पहुंचे। कई ऐसे मामले हैं जैसे किसानों के लिए पहले था कि जिस स्टेट में है उनकी फसल सिर्फ वहीं बिकेगी या सरकार का नियम था, पर उसमें इस जो नया कृषि कानून बना है उसमें बदलाव हुआ है और वे अब कहीं भी अपनी जो फसल है उसको बेच सकते हैं। तो ऐसे कई बातें हैं जिसका विरोध किसान कर रहे हैं और आप देख सकते हैं जो विभिन्न संगठन के लोग हैं वे लोग आज गांधी प्रतिमा के पास बैठे हैं और उनसे ही जानने की अब कोशिश करेंगे। और जिस तरह से ये लोग भी आज किसान दिवस के दिन आज आंदोलन कर रहे हैं और कह सकते हैं उपवास पे बैठे हैं यहाँ पे और उनका समर्थन कर रहे हैं किसानों का, और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज उपवास पे बैठे हैं क्या चाह रहे हैं सरकार से। सर, क्या चाह रहे हैं आप लोग आज उपवास पे यहाँ पे बैठे हैं और जो किसान लगातार आंदोलनरत है। हम लोग किसानों के आंदोलन के समर्थन में बैठे हैं। उन लोगों ने आह्वान किया था कि आज किसान दिवस पर कम से कम एक शाम भोजन न करें और उपवास करें हमारे समर्थन में। हम उनके आंदोलन का पूरी तरह समर्थन करते हैं, इसलिए अपने संगठन के साथियों के साथ यहाँ पर बैठे हैं। आखिर जो नई किसान नीति जो बनी है उसमें क्या आप लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो जिससे किसानों का उत्थान? साथ ही उसमें हम लोग बदलाव नहीं, हम किसानों के इस मांग के समर्थन में हैं कि ये किसी कानून जो ही बना है वो रद्द होना चाहिए। और उसकी वजह है तीन कानून बने हैं और तीनों को हम किसानों के खिलाफ मानते हैं, किसानी के खिलाफ मानते हैं। पहला है उसमें जो कहा गया है कि हम सपोर्ट प्राइस को बाध्यता नहीं रहेगी, बाहर से भी आप किसान बेच सकते हैं। सुनने में अच्छा लगेगा लेकिन मंडी धीरे धीरे खत्म होगा, मंडी में बिकेगा नहीं माल, तो बाहर किसान जो उपजाता है वो उसके पास ये स्टोर करने का नहीं है, तो वो तो चाहेगा कि हम बेचेंगे और उसकी जो स्थिति है वो अंत में बेच देता है, तो उस समय कम से कम दाम पर लोग खरीद लेंगे और उसको मिनिमम प्राइस भी नहीं मिलेगा। सरकार आज किसान दिवस है और दूसरी ओर जो किसान है वे लगातार कह सकते हैं 3 से 4 हफ्ते हो गए हैं वे आंदोलनरत है। आप लोग भी उनके समर्थन में आज यहाँ पे धरने पे बैठे? हाँ, हम लोग बैठे हैं क्योंकि ये कृषि बिल आया है। किसानों को ये चीज है कि किसानों को सीधे घाटा हो रहा है, लेकिन ये हम हर आदमी जो हम इस देश के रहने वाले हैं सबको घाटा अंततः इससे होगा, क्योंकि हमारा पूरा हम लोग लिखे भी है परिचय में कि हम लोग भोजन, पानी, हवा ये सब समुदाय के दायित्व के तहत आना चाहिए। और सरकार लेती है तो ठीक है, सरकार थोड़ी जवाबदेही ले सकते हैं या हम उसको बदल सकते हैं, लेकिन ये कारपोरेट्स को दे देना, पूरा हमारा भोजन सिस्टम जो है, खाना उपजना, फसल उपजना, क्या फसल लगेगा और वो फसल कहाँ जमा होगा, हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ गोदान बन रहा है। किसान नहीं रख सकता है इतने बड़े पैमाने पर, सरकार रख सकती है और सरकार इससे भाग रही है। तो ये कारपोरेट्स के पास जाएगा तो जमा वो करेंगे, खरीदेंगे वो और बाद में बेचेंगे भी वही। तो जब वो बेचेंगे तो हमारा निवाला तो उनके कब्जे में चला गया ना, ये हमारे सारे अधिकार से, नियंत्रण से बाहर चला गया और हम पूरी तरह कारपोरेट्स के हवाले, हम जनता भी, सिर्फ किसान नहीं हो रहे हैं। तो इसको समझना जरूरी है हम लोगों को। चलिए संदीप, इस किसान आंदोलन को आप
उपवास के सहारे जो कवर करने पहुंचे हैं। आज किसान दिवस भी है और किसान दिवस के मौके पर झारखंड के किसान नेताओं ने समर्थन में आज उपवास रखा है। चलिए इस बड़ी खबर को हम जारी रखते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। मरगू वाला के पास ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। और इस बड़ी खबर में बड़ी खबर यह है कि पुलिस बिल्डिंग, जी हाँ, बिरचिन पटेल भवन है, वो बिरचिन वल्लभ भाई पटेल भवन, बहुत ही तैयारी के साथ कह सकते हैं कि उसके निर्माण को लेकर काफ़ी कुछ कहा गया था कि आपातकाल के समय में अगर ज़रूरत पड़े तो उस बिल्डिंग पे हेलीकॉप्टर भी लैंड कर सके। एक ऐसी बिल्डिंग होनी चाहिए जो बिल्डिंग जो इस बिहार का जो सबसे हाईएस्ट भूकंप का जो एक पैमाना है, उस पैमाने से ऊपर भी अगर भूकंप आए तो वो बिल्डिंग जरूर सुरक्षित रहे, क्योंकि आपदा का पूरा कंट्रोल उसी बिल्डिंग से होगा। बिल्डिंग बन के तैयार भी हुआ। मुख्यमंत्री पिछले वर्ष उसका उद्घाटन भी किए, सारे लोग शिफ्ट भी कर गए। वहाँ पे एक गृह मंत्री का भी कार्यालय है, लेकिन मुख्यमंत्री हमें लगता है कि पहली बार उस कार्यालय में पहुँचे हैं, जहाँ होम सेक्रेटरी और डीजीपी उनके स्वागत में खड़े थे। और ये कह सकते हैं कि पिछले एक महीने के कार्यकाल के दौरान लॉ एंड ऑर्डर को लेकर 3 बार उन्होंने बैठक की, फिर भी स्थिति नहीं बदली है। तो आज वो खुद पहुंच गए पुलिस मुख्यालय, और पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे हैं, बिहार के हालात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि कैसे फिर से एक बार गवर्नेंस, सुशासन बिना लॉ एंड ऑर्डर के कंट्रोल के कैसे लागू होगा। इन सब मसलों पर चर्चा हो रही है। पूरे काफिले के साथ सीएम पहुंचे हैं और जो कयास लगाए जा रहे हैं कि आज फिर से एक बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर गंभीर चर्चाएं होंगी पुलिस मुख्यालय में। और चर्चाएं क्यों जरूरी है ये भी समझने की जरूरत है कि बार बार मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी वो हनक अभी तक सामने नहीं दिखने को आ रहा है, जिसके लिए बिहार पुलिस की पहचान 2005 से 2010 के बीच में स्थापित हुई थी। चलिए मरगूब आलम हमारे साथ पुलिस मुख्यालय, ये नई बिल्डिंग है, वल्लभ भाई पटेल के नाम से ये बिल्डिंग बन के तैयार हुआ था। काफ़ी कुछ कहा गया था इस बिल्डिंग के बारे में। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। मरगूब आलम, सीधा सवाल आपसे, 3 बार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर समीक्षा बैठक हुई, तमाम पुलिस मुख्यालय के अधिकारी अन्य मार्ग पहुंच रहे थे, आज खुद सीएम पुलिस मुख्यालय पहुंचे हैं, क्या कयास लगाए जा सकते हैं? संतोष जी, जहाँ तक हमें याद है मुख्यमंत्री 2 बार पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे। इससे पहले 1 बार पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए। शायद आपको भी याद होगा, निरीक्षण करने के बाद उन्होंने बिल्डिंग का जो पैमाना था उसमें कई बदलाव के निर्देश दिए थे। अब दूसरी बार पहुंचे थे 11:30 बजे दिन, अभी तक हमें याद है, वो उद्घाटन करी थी। लेकिन इस बार मुख्यमंत्री का एकाएक अपने आप में तौर पर कहीं न कहीं थोड़ी देर के लिए प्रशासनिक हल्के में भी हड़कंप मचा था। थोड़ी देर पहले यह पता चला कि मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं। सारे यहाँ पे जो अधिकारी हैं, सारे जो काम धाम थे, गार्ड ऑफ ऑनर था, सभी लोगों को हटा दिया गया। लेकिन पता चला कि का दौरा है, मुख्यमंत्री आए हैं और आने के बाद चैम्बर में है होम सेक्रेटरी के साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सारे बड़े अधिकारी और मुख्यमंत्री पहली बार सरदार पटेल जी होने के बाद अपने चैम्बर में, और विभाग यहाँ निश्चित तौर पर विभाग के हालात की चर्चा कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि 3 बार लॉ एंड ऑर्डर पर मीटिंग हुई, लगातार आदेश हुए, निर्देश जारी हुए, लेकिन हालात अब देखिए बहुत नहीं सुधर पाए। अभी भी हर दिन 4-5 जो जिले हैं, जिन जिलों के बारे में कई बार आपने भी बताया है, उन जिलों में लगातार अपराध हर दिन, बेगूसराय, वैशाली, पटना की बात करें, कई ऐसे जिले हैं जहाँ अपराध की फिलहाल ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री के चर्चा का विषय बहुत बहुत धन्यवाद मरगूब। इस खबर पर लगातार हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन अब चलते हैं दूसरी खबर की, सुशासन को चुनौती। जी हाँ, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं पुलिस मुख्यालय।
लेकिन कल देर रात एक बड़ी घटना घटी है फुलवारी शरीफ में, जहां पिस्टल के बल पे एक लड़की का अपहरण होता है। अमूमन पुलिस कहती है कि लड़कियों का अपहरण का मामला प्रेम प्रसंग में जुड़ा रहता है, लेकिन जिस तरीके से अपहरण को अंजाम दिया गया है, गाड़ी से आए थे अपहरणकर्ता, पूरी तौर पर फायरिंग करते हुए पूरे गांव वाले ने घेर लिया। जब उन्होंने तो ग्रामीणों पर फायरिंग करना शुरू किया। अंधाधुंध फायरिंग करने के बाद किसी तरीके से वो उस युवती को अपने कब्जे में लाने में कामयाब हुए और फिर उसके अपहरण का ये वारदात हुई है। पुलिस खोज रही है। बताया ये जा रहा है कि एक सहरसा का एक युवक है जो उसी मोहल्ले में रहता था, उस पर लोगों को शक है कि वही इस अपहरण कांड को अंजाम दिया। चलिए, हमारे साथ दानापुर से हमारे संवाददाता अभय जुड़ चुके हैं। अभय, ये पूरा अपहरण का मामला है क्या? जी देखिए, ये बीती रात घटना घटी है रात 8:05 में, जब 20 की संख्या में लोग नौसा के गांव में इस परिवार के घर में घुसे, दरवाजा खटखटा के घर में घुसे और जबरन युवती को उठाकर अपने साथ ले गए। जबरन मतलब प्रेम, एक तरफा प्रेम का मामला है या फिर कोई विवाद है? क्योंकि अमूमन लड़कियों के अपहरण का मामला इस तरीके से नहीं होता है। 20-20 लोग आते हैं अपहरण करने के लिए, तो जो गांव के लोग हैं या पुलिस अधिकारियों से जो आपकी बात हुई होगी, क्या वजह है, क्यों अपहरण की गई है लड़की का? जिस तरह से ये बात सामने आ रही है, परिजन बता रहे हैं कि ये अपहरण का मामला है और अपहरण करके जबरदस्ती घुसकर ले गए हैं। वहीं जब हम SHO फुलवारी शरीफ से जब हमने बात किया, उन्होंने बताया कि ये प्रेम प्रसंग का ही मामला प्रतीत हो रहा है और CCTV फुटेज भी हम खंगाल रहे हैं जिसमें एक गाड़ी दिख रही है। एक गाड़ी में 20 की संख्या में लोग नहीं आ सकते हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि ऐसे छापेमारी चल रही है। सहरसा उनका जो पैतृक गांव है, जो युवक है अफरोज, उसका पैतृक गांव सहरसा है, वहाँ पर भी पुलिस को भेज दिया गया है और बरामदगी के लिए, लड़की बरामदगी के लिए ये प्रक्रिया की जा रही है। क्या आपको लगता है कि फायरिंग भी हुई है? जो गांव वाले कह रहे हैं, ये इस बात में कुछ हकीकत है या फिर जो पुलिस कह रही है कि कुछ न कुछ प्रेम प्रसंग का मामला है? पुलिस तो प्रेम प्रसंग का मामला ही मान के छानबीन कर रही है, क्योंकि उन्होंने जब मोबाइल का डिटेल निकाला है तो उसमें लड़की या लड़का की बात करने की बात सामने आ रही है। और जहाँ तक गांव वाले की माने तो 2 फायरिंग की गई थी, फायरिंग करके ही दहशत फैलाकर लड़की को ले जाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। फायरिंग करके लड़की को उठाकर ले गया है और हालांकि पुलिस कह रही है कि दोनों में प्रेम प्रसंग का मामला है। और अब हम बात, आज राम वृक्ष बेनीपुरी जी की जयंती है। बिहार के उन साहित्यकार या कवि के रूप में उनको लोग याद करते हैं, हम सिर्फ याद करते हैं। इसी धरती पे रामधारी सिंह दिनकर भी पैदा लिए, राम वृक्ष बेनीपुरी भी पैदा लिए। एक कॉलेज है उनके नाम से, लेकिन आज भी उनके गांव में जो निर्माण का काम हुआ था उनके याद में, वो अधूरा है। बिहार के जनमानस की तरफ से यही इनके लिए समर्पण है, यही श्रद्धांजलि है और यही याद करने का तरीका है कि हम उनके जन्मस्थली पर जो एक निर्माण का कार्य शुरू कराया गया था वो आज भी अधूरा है। चलिए, हमारे साथ मुजफ्फरपुर संवाददाता मनोज जुड़ गए हैं। मनोज, आज राम वृक्ष बेनीपुरी जी की जयंती है, 122वीं जयंती है। उस मौके पर पहले हम बात करते हैं कि जिले में क्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जी बता दें कि औराई, मुजफ्फरपुर का जो औराई क्षेत्र है, औराई में बेनीपुर गांव है जहां से ये साहित्यकार रहे हैं। 122वीं जयंती आज वहाँ का जो लोग है, जो स्थानीय जो विचार मंच भी लोगों ने बना रखा है, उनके द्वारा जो है उनके प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किया जाता है और श्रद्धांजलि दी जाती है और लगातार जो है ये चलते रहता है क्रम। लेकिन आज आपको बताते कि सबसे बड़ी बात है कि 2 वर्ष पहले मुजफ्फरपुर के सांसद ने वहाँ अपने सांसद निधि कोष से 10.5 लाख रुपए की राशि जो है वो आवंटित कर दिया था। वो सारा उसका टेंडर प्रक्रिया सब कुछ पूरी हो गई। लेकिन आज ये स्थिति है कि 2 वर्ष बीतने के बाद भी आज भी जो उनकी प्रतिमा है, उनकी प्रतिमा जो खुले आकाश के नीचे है और जो वहाँ लोग जो है जो श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रहे हैं, आज भी वो खुले आकाश में जो उनको याद करेंगे और ये टेंट पंडाल जो अपने स्थानीय स्तर पर लोगों के द्वारा जो किया जाता है वो करके ये करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 2 वर्ष बीत गए, 122वीं जयंती आप मना रहे हैं, जो फंडिंग का जो बात है कि सरकारी जो राशि होती है, क्या किसी तरह से जो राशि इकट्ठा होता है जो बनाने के लिए, वो नहीं कर पाए। आखिर जो 2 वर्ष का जो टाइम हम चाहते हैं कि इस खबर के सहारे
जो बेनीपुरी जी को एक छत मैसर हो जाए, हम यही चाहते हैं इस खबर के सहारे। और हमारी कोशिश होगी कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी के गांव में, उनके जन्मस्थली पर जो निर्माण का कार्य चल रहा है वो पूरा हो जाए। चलिए अब हम दूसरी खबर पर बात करते हैं कि आज सुबह जमशेदपुर में जुस्को मॉल के गार्ड की हत्या कर दी गई है। हत्या की वजह क्या है, पुलिस के तमाम अधिकारी जमशेदपुर में उस मॉल के पास गए थे जांच करने के लिए। और हम बात करेंगे अपने संवाददाता मनोज से। मनोज जी, क्या मामला है? देखिए, निश्चित तौर पे ये लोहा चोरी का मामला है, जहाँ पे जुस्को का मॉल बन रहा है वो पीएम मॉल से सटा हुआ इलाका है और बिष्टुपुर काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है और वहाँ पे ये मॉल बन रहा है। लेकिन जिस मॉल में गार्ड की हत्या हुई है वहाँ पर दूसरा कोई गार्ड नहीं है, एक ही गार्ड है। और जस्ट मॉल के पीछे एक बस्ती है जो चोरों का बस्ती कहा जाता है कि लगातार अगर शहर में कहीं भी घटना घटे तो वहीं से सामान भी बरामद होता है और चोर भी मिलते हैं। तो पुलिस प्रथम दृष्टया में तो ये मान रही है कि हो सकता है कि ये छत से गिर गया हो, लेकिन जो सिम्टम बता रहा है उसके शव का वो साफ तौर पे उसके सर कुचला गया है, पहले सर पर वार हुआ है, शरीर पर वार है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस दोनों पहलू पर जांच कर रही है। जी, फिलहाल पुलिस दोनों पहलू पर जांच कर रही है, लेकिन जमशेदपुर जैसे शहरों में अगर सिक्योरिटी गार्ड की हत्या अगर इस तरीके से हो तो स्वाभाविक तौर पे नए वर्ष की शुरुआत होनी है। लोग देर रात तक सड़कों पर निकलते हैं, जमशेदपुर जैसे सड़कों पर निकलते हैं और वहाँ अगर इस तरह की घटनाएं घटी तो एक दहशत का माहौल जरूर बन जाता है। चलिए इस बड़ी खबर की इस बुलेटिन को अब यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल हमारी इसी समय मुलाकात होगी। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।